बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बात करें। आज का हमारा मौजू है इमोशनल इंटेलिजेंस। जो इमोशंस हैं आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है, आपने उसको इंटेलिजेंशिया में लेके कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। और आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में इस टॉपिक पे बहुत सी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। तो शाह साहब के सामने ये मौजू रखते हैं और आइए शाह साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम। अच्छा शाह साहब, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये मौजू आजकल बहुत पढ़ाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में, ताकि उनका ये मानना ये है, जो लोग इंटरव्यूज़ करते हैं वो कहते हैं हम ज़्यादातर ये देखते हैं, पहले जो इंटेलिजेंट क्वोशंट था हम ज़माना एक लंबा अरसा उस पर चला, फिर रिसर्चेज हुई कि इंसान से लोगों से कैसे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ली जा सकती है, काम ज़्यादा कैसे लिया जा सकता है। तो उन्होंने मेरा पोर्शन बना दिए। ये रिसर्च बेस्ड बात है जो मैं आपको अमेरिका की बता रहा हूँ कि वो देखते हैं कि 80% जो है ना इंसान इमोशनल उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए, और जो बाकी जो काम करने की स्किल्स हैं वो 20% होनी चाहिए, तो वो अच्छे तरीके से वो काम कर सकता है। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में शाह साहब काम करता था, मैंने तकरीबन 12 साल वहाँ पर काम किया, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ना ऐसे मेरे पास आते थे जैसे उनको डांट पड़ती थी ना। आपको पता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में बॉस को गुस्सा आता है तो वो बॉस एक दफ़ा पूरा अपना एंगर गुजारता है, उसके ऊपर गुजारता है और निकाल देता है। तो मुझे वो आके कहते हैं जी मैं अली साहब रिज़ाइन करने वाला हूँ, मैं बस इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी बस हो गई है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप एक काम करें, रिज़ाइन कर लें, कल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने 10-15 साल गुजार लिए इस ऑर्गेनाइजेशन, एक दिन तो और गुजार ही सकते हैं ना। अच्छा, मेरे पास मुतअद्दिद केसेस ऐसे आए हैं शाह साहब, लेकिन एक भी शख्स ऐसा नहीं हुआ आज तक जिसने अगले दिन रिज़ाइन किया हो। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की जो ट्रेनिंग है, ये कैसे लोग जो हैं, ये सीईओज़ हैं, अपने स्टाफ को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। और इसमें सेल्फ़ अवेयरनेस का भी बड़ा जिक्र होता है कि इमोशंस उसी के बेहतर होंगे, वही कंट्रोल कर सकेगा जो अपनी ज़ात को जानता है। अच्छा, अपनी ज़ात को जानने के हवाले से भी जो बहुत सारे तज़ाद मौजूद हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ज़ात को किसी और तरह से लेते हैं, जो फ़लसफ़े के लोग हैं वो ज़ात को किसी और तरह से लेते हैं, जो मजहबी लोग हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट ज़ात को डिफ़ाइन करते हैं। तो आप थोड़ा सा इस मौजू को एक्सप्लेन कीजिएगा। इसमें दो बातें हैं। मैं चूँकि ख़ासा उम्र रसीदा आदमी हूँ, पुराने स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ, जिसको महज़ब तरीके से लोग ओल्ड टाइमर कहते हैं, मैं वो हूँ। हमारे कॉन्सेप्ट में वो आदमी ऑफिसर बनने के काबिल ही नहीं है जो शॉर्ट टेम्पर्ड है। और ये मैं सारी उम्र करता रहा हूँ कि जो एनुअल कॉन्फ्रेंशियल रिपोर्ट है, अगर किसी आदमी को देखा कि जेन्युइनली ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, ज़रा सी बात पे टेम्पर लूज़ कर जाता है, तो उसमें उसके रिमार्क्स के कॉलम लिख दिया जाता है अनफिट फॉर फर्दर प्रमोशन। बुनियादी चीज़ ये है कि अफसर का क्या काम है कि टेम्पर लूज़ कर जाए। बदतरीन सिचुएशन में भी बड़ा काम एंड कंपोज्ड नज़र आएगा अफसर आपको। गलतियाँ सबसे होती हैं। मैं तो अक्सर बेशतर जो लोग टेम्पर लूज़ करते हैं कि साहब मेरे मातहत ने ये गलती की थी, तो बैठ जाइए आप आराम से, तो ये बताइए चाय पियेंगे कॉफ़ी पियेंगे। तो फिर उससे एक बात कहता हूँ कि आप आई अप्रिशिएट कि आपने इतना सीरियस नोटिस लिया अपने मातहत की गलती का। ये जो इतनी बड़ी आप सज़ा दे रहे हैं उसको, जब आप उस लेवल पर थे तो डोंट यू थिंक कि आपसे गलतियाँ होती रही हैं? तो आपके बॉस ने आपके साथ क्या यही सलूक किया था? तो आप याद कर लीजिए कि उसके लेवल पर जब थे तो आपसे भी ऐसी गलतियाँ होती थी। तो एक तो ये कि आपके सीनियर ने आपके साथ क्या सलूक किया, दूसरा आप क्या तवक्को रखते थे कि आपके गलती के जवाब में आपसे क्या सलूक होगा। मामला वहाँ ठंडा हो जाता है। गलतियाँ सबसे होती हैं, खुद जो टॉप पर बैठा हुआ बॉस है उससे भी गलतियाँ होती हैं, और उसकी एक गलती अदारे को बहुत हैवीली कॉस्ट करती है। जूनियर लेवल पर गलती होती है, लेकिन उसके ऊपर का जो इमीडिएट इंचार्ज है वो पकड़ लेता है,
वो नहीं पकड़ेगा, उससे ऊपर पकड़ेगा, कहता है कि टॉप मैन ज़रूर पकड़ लेगा। तो गलतियाँ, उससे नुकसान नहीं होता, लेकिन टॉप मैन के हाथ से हुई भी गलती बड़ा हैवीली कॉस्ट कर जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि मातहत को गलती पर सरजनिश इस अंदाज में की जाए कि वो सीख सके। ये नहीं है कि डांट खा के बेचारा चला जाए, नेक्स्ट टाइम नर्वस होकर उससे बड़ी गलती करके आ जाएगा। एक बात तो उसमें ये है। दूसरा, सबॉर्डिनेट उस हद तक उस वक्त जाता है कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा जब हम सरजनिश उसकी नहीं करते, उसको इंसल्ट कर रहे होते हैं हम, जिसका हमें पता नहीं चलता कि गुस्से में मैं उसको डांटने की हद क्रॉस करके उसको इंसल्ट करने की हद में दाखिल हो गया हूँ। तो ये ऑफिसर की क्वालिटीज़ के खिलाफ है, जिसको हम एब्रिवेटेड फॉर्म में OLQ कहते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, ये उसके खिलाफ है। तो पहली बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि जो टॉप पे बैठा हुआ आदमी है वो अपने इमीडिएट मातहतों को बड़ी अच्छी तरह उसको समझना चाहिए। पहली बात तो ये है कि उसको बाय नेम पता होना चाहिए कि मेरे इमीडिएट रिपोर्टिंग मातहत कौन कौन है जो डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके नाम, फिर उनकी जहनी कैपेबिलिटीज़, उनकी इडियोसिंक्रेसीज और उनकी एबिलिटीज से उसे वाकिफ़ होना चाहिए बड़ी अच्छी तरह। तो अब कोई समझदार अफसर अपने मातहत को इतना ओवर स्ट्रेच नहीं करेगा कि वो टूटने पर आ जाए, वो लिमिट के अंदर रहता है। ईशा साहब, जो बड़ा मसला जो ऑर्गेनाइजेशंस में आता है वो आता है डिलेज़ का। बॉस काम देते हैं, डिलेज़ होते हैं, वो फिर बार बार फॉलोअप लेना पड़ता है। इसकी वजह से एक अनरेस्ट पैदा होता है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन में जो आपस में एम्प्लॉइज़ हैं, क्योंकि ऊपर जो टॉप मैन है उसको काम कंप्लीट चाहिए होता है, असाइनमेंट, नीचे वाला जो है वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर रहा होता। तो इसमें फिर थोड़ी सी उसको गुस्सा आ जाता है इस बात पे, थोड़ा सा जो नीचे वाला सबॉर्डिनेट है उसके पास लोड ज़्यादा होता है काम का। तो वो ये जो सिचुएशन है इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, अगर डिलेज आ रही हैं तो इंसान को ये समझना चाहिए कि ख़ुद मेरे अंदर कमी है, मैं मामलात को पूरी तरह से फॉलोअप नहीं कर पा रहा। अब तो काम बड़े आसान हो गए हैं जी, सॉफ्टवेयर हर तरह के मिलते हैं। तो आप अपने सेक्रेटरी के कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर लोड करा देते हैं कि आपके पास मेल दिन में 2 बार आएगी, सुबह और शाम। आपने कंसर्न्ड अफसरों को लेटर मार्क किए फॉर एक्शन, उस पर एडवाइस किया भाई एक्शन ले लें इस पे, या अगर रूटीन का है तो सिंपल फॉर NA कर दिया, नेसेसरी एक्शन। वो जो आपका सेक्रेटरी है उसके पास वो फोल्डर चला गया, उसने वो तमाम लेटर्स जो मार्क किए हैं मुख्तलिफ अफसरों के नाम, वो उसमें एंटर कर दिए और उसको जज किया। क्योंकि आपका सेक्रेटरी खासा सीनियर आदमी है, वो जज किया कि इसका रिप्लाई 4 दिन में आ जाना चाहिए। तो वो 4 दिन के बाद की डेट में उसका रिमाइंडर डाल देगा। सॉफ्टवेयर हैं ऐसे, ठीक, खुद मेरे पास, मेरे सेक्रेटरी के पास भी है जी। वो एक साइकिल चल निकलता है, रोज़ाना सुबह आता है आपका सेक्रेटरी, कंप्यूटर ऑन करता है तो उस पर रिमाइंडर की लिस्ट में होता है कि आज ये आपने फलां फलां अफसर से चेक करना। वो फ़ोन उठाता है और उनको रिंग करता है कि सर वो आपको साहब ने रेफ़र किया था, साहब पूछ रहे हैं कि उसका क्या बना। वो भूला हुआ है, कहता ओह सॉरी मैं आज इसको करता हूँ, उसको अगले दिन में फिर डाल देता, वो फिर डाल देता अगले दिन में। तो मार्जिन हाथ में रखता है कि उसका अंदाज़ा है कि साहब को ये जवाब 7 दिन में चाहिए, तो 4 दिन रखता, बाकी वो रिमाइंडर के लिए रख लेता। तो जब इस तरह से फॉलोअप हो रहा होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आदी हो जाते हैं कि मैंने अपनी टेबल साफ़ करके जानी है।
उसका एक मेथड है। अब ये कंप्यूटर आ गए हैं तो बड़ा आसान काम है। जब कंप्यूटर नहीं थे तो जब हमने काम शुरू किया था कंप्यूटर का नाम निशान भी नहीं था उस वक्त। तो उस वक्त क्या करते थे हम लोग कि फाइलिंग कैबिनेट होती थी, उसके एक ड्रॉअर में 31 पॉकेट्स होती थी, फाइल पॉकेट्स। तो हमें जिस दिन रिमाइंडर करना है, रिमाइंड किसी को कराना है या खुद अपने लिए कर, हम उस डेट के फाइल पॉकेट के अंदर लेटर डाल देते थे। तो रोज़ाना सुबह आके हम उस डेट की फाइल पॉकेट को खोलते थे, उसमें जितने लेटर्स हैं निकाले, अपनी टेबल पर रखे, उस पर एक्शन ले लिया फ़ौरन। तो ये फॉलोअप जो है, अगर ऊपर बैठा हुआ बंदा खुद एफिशिएंट है तो नीचे वाले खुद ब खुद ट्रेन होते चले जाते हैं, फिर वो आदी हो जाते हैं काम को वक्त पर करने के। मैं अब आपके सामने रियल टाइम एक सिनेरियो रखता हूँ। एक बॉस है जिसके नीचे 8-10 लोगों की टीम है, वो फ्लेयर अप होता है, वो गालियाँ देता है, वो गुस्सा करता है और वो अब टीम भी उससे तंग है। अच्छा, अब उस शख्स को तो कभी भी रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो समझता है कि इस तरह काम स्पीड से हो जाएगा और मैं अगर प्रेशर डालूंगा तो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं उनमें अनरेस्ट पैदा हो रहा है। अब ये जो बॉस है, ये इसको कैसे रियलाइज़ होगा, इसको सेल्फ अवेयरनेस कैसे होगी कि दैट आई एम ऑन द रॉन्ग पाथ, आई एम ऑन द रॉन्ग स्ट्रेटजी? अगर तो सेकंड टियर में है, थर्ड टियर में है वो, तो उससे ऊपर वाले को चाहिए कि इसे फारिग कर दे, समझाने के बाद। नहीं समझता, फारिग कर दे। ठीक है, पहले एक दफ़ा उसको कोई सस्पेंशन समझाया जाए। अच्छा, देखिए आप, या डायरेक्ट फारिग, टर्मिनेट, पहले समझाना। जो इत्माम हुज्जत है वो ज़रूरी है। ठीक है, उसको बुला के अपने पास बिठा के उसको प्यार मोहब्बत से समझाया जाए और रियल एग्जाम्पल्स, रियल टाइम एग्जाम्पल्स उसको कोट करके कि फलां वक्त आपने किया, उस बंदे पे गर्जे बरसे से वो डिसहार्ट हो गया, रिज़ाइन करके चला गया। फलां पे आप गर्जी बरसे थे, वो बंदा छुट्टी लेके चला गया। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन तबाह होती है। तो थोड़ा सा अपने टेम्पर को कंट्रोल कीजिए। ये उसका तरीका यही है कि जब गुस्सा आने लगे तो गिलास पानी का उठाइए, 4 घूंट पानी के पी लें, टेक ए बिट ऑफ पॉज, फिर उससे बात कीजिए, तो आप पोलाइट रहेंगे। एक बहुत मशहूर कहावत है शाह साहब ऑर्गेनाइजेशन में कि पीपल डोंट लीव ऑर्गेनाइजेशंस, दे लीव बॉसेस। तो बेशक अगर कोई शख्स, उसकी तनख्वाह कम भी है, अगर उसका माहौल ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा है, उसका बॉस बेहतर है, तो वो शख्स नहीं रिस्क लेता अगर उसको डबल भी कहीं ऑफ़र हो जाए कि वो काम जो है ना वो करें। इसका मतलब ये है जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो काउंट करता है, वो ज़्यादा काउंट करता है किसी की जॉब को सस्टेनेबल करने के लिए। जहाँ आपको फ्री हैंड मिलेगा, काम करने की आज़ादी है, अपनी राय को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, जहाँ पे आपको इज़्ज़त मिलती है, इंसान वहीं रहना पसंद करता है। तो कोई आदमी अगर अपने अदारे को प्रोग्रेसिव बनाना चाहता है, तरक्की की राह पे डालना चाहता है, तो अपने वर्कर्स को ये 3 चीज़ें प्रोवाइड कर दे कि उनको रिस्पेक्ट दे दे, उनको एक फ्रीडम दे, फ्री हैंड दे दे काम करने का, फ्री हैंड दे दे अपनी राय एक्सप्रेस करने का। ठीक। तो स्टाफ नॉर्मली कहीं नहीं जाता। ये जो एंगर है शाह साहब, क्योंकि इसका जो मामला है इमोशंस का, फीलिंग्स का, इसका बहुत बड़ा जो एक फीलिंग्स है, जो ताल्लुक़ है वो एंगर के साथ है। ये एंगर जो है ये हालात व वाक़यात की वजह से होते हैं या जीन्स में होते हैं या आपके मुल्की हालात की वजह से होते हैं या आपके पास फाइनेंशियल जो अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से होते हैं? ये क्यों होते हैं ये? नहीं, कुछ तो आपका प्रॉब्लम है अंदर, लेकिन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें आपके एनवायरनमेंट का है, उस एनवायरनमेंट का जिसमें आप काम कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट का जिसमें आप रह रहे हैं। रफ्ता रफ्ता इंसान का गुस्सा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाता है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। इंसान को एक अपने ऊपर खुद नज़र रखनी चाहिए
दूसरा, आपका अदारा आप पे नज़र रखता है कि आपके बिहेवियर में अगर सडन चेंजेस आई हैं तो ऐसा नहीं कि वो आपको कंडेम करे। तो आपके सीनियर आपको बुला के आपसे पूछता है कि क्या बात है लिया बात साहब, आजकल कोई ज़रा ज़्यादा परेशान रहती हैं, तो खैरियत है, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, तो क्या कंपनी किसी तरह आपको हेल्प कर सकती है? खुल जाएगी बात, फिर आदमी समझा लेता है उसको। तो वो समझाना, ये देखिए बड़ी जल्दी आदमी को हायर करना और उतनी जल्दी उसकी सर्विसेज ख़त्म कर देना, ये अच्छी अलामत नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हायर करते वक्त भी हम केयरफुल हों, उस बंदे को बार बार बुला के उससे गुफ्तगू करके परखें। देखिए पहले इंटरव्यू में जो कोई आएगा बंदा जी, उसको मालूम मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, जी जी, वो पोज कर रहा है अपने आप को, वो तो बड़ा अच्छा उसने अपने ऊपर एक, अपने चेहरे पे एक मास्क चढ़ाया हुआ है। जैसे रिश्ते के लिए जाते हैं तो सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। उस मास्क को क्रैक करना बड़ा ज़रूरी है। और वो उसी वक्त होगा कि जब आपके पास आके बैठा इंटरव्यू देने वाला, तो आप उससे गपशप मारते हैं मुस्कुरा के, हंस के, उसके वो जो गार्ड्स उसके ऑन हुए हैं उनको तोड़ लेते हैं आप। उसको थोड़ा सा बेतकल्लफ करते हैं कि वो बड़ी बेतकल्फी से अपने बारे में बातचीत शुरू कर दे। वैसे तहम्मुल मिजाजी जो है शाह साहब, वो जब इंटरव्यू के लिए जाता है इंसान, तो वहाँ पे जब वो बैठा होता है वेटिंग पे, अगर उसको आप ज़रा इंतज़ार ज़्यादा करवा दें और उसको थोड़ा अनरेस्ट जो कमरा दें, तो वहाँ भी उसकी फीलिंग्स कैमरे से देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये अब क्या एक्ट कर रहा है। मेरा ख्याल है वो कोई ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, वो रादर इट्स नेगेटिव, कि आप मसनूई तौर पे उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो गुस्से में आ जाए। वो कोई, मेरे ख्याल में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मेरे अपने ख्याल में वो नेगेटिव अप्रोच है। पॉजिटिव अप्रोच ये है कि उसको थोड़ा सा बेतकल्फी से अपने बारे में बात करने दें। बहुत सी चीज़ों पर जब वो इज़हार ख्याल कर रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये बंदा सतह से गिरी हुई गुफ्तगू कर लेता है गुस्से में आके, जी जी, ये जिससे ये चिढ़ जाएगा, जो इसे इरिटेट कर देगा, उसके बारे में इसके रवैये क्या होंगे। क्योंकि मैं एक अर्ज़ किया करता हूँ लोगों की खिदमत में कि आमतौर पर तो मशहूर ये है कि इंसान गुस्से में या खुशी में पहचाना जाता है वो क्या है। बड़े लोग हैं जिनको अपनी ज़ात पर कंट्रोल है। आप इंसान को उस वक्त देखिए जब वो अपने दुश्मन के बारे में कोई बात कर रहा है, जब दुश्मन का जिक्र कर रहा है, उस वक्त उसकी टोन देखिए, उसके अल्फाज देखिए, ये उसकी असल शख्सियत को जाहिर कर देगा कि अंदर से बंदा क्या है। पहचाना ही उस सूरत में जाता है जब किसी दुश्मन का जिक्र करे या किसी ऐसे आदमी का जिक्र कर रहा हो जिसके हाथ में उसे किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा या उसे कोई बहुत तकलीफ़ पहुंची है। तो जब वो जिक्र करता है उसका, तो उसकी लबो लहजा, उसके अल्फाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो उसकी शख्सियत का असल पता बता रही होती है। शाह साहब, ये तहम्मुल मिजाजी जो आपके मिजाज में पाई जाती है, ये शुरू से ऐसी है या आपने इसको डेवलप किया? क्या किसी ज़माने में आप भी शॉर्ट टेम्पर थे? अलीबाद साहब, आई विश कि मैं तहम्मुल मिजाज होता। ये कुछ ऐसा हादसा पेश आया कि मेरे अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ पैदा ही नहीं हो सकी। मैं हमेशा ही का बुरा इंसान रहा। लेकिन तहम्मुल ऐसी चीज़ है जो ट्रेनिंग के ज़रिए आदमी अपने अंदर पैदा कर लेता है। अच्छा, कर सकता है इंसान? ओह यस। अगर इंसान सेल्फ सजेशन के मोड में चल जाए कि अपना ट्रीटमेंट वो सेल्फ सजेशन के ज़रिए करे, जो ही उसे गुस्सा आने लगा तो अपने आप से कहे कि नो, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे ऐसे मौके पे स्माइल करना है, तो स्माइल तो नहीं कर सकेगा लेकिन गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ये बर्दाश्त और ज़ब्त पैदा हो जाता है। मैंने शाह साहब क्योंकि हायरिंग बहुत की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे मेरे जो ऑनर्स हैं वो ये कहा करते थे
कि मेहनती बंदा लेके आना हमारे सामने, जो इगोइस्टिक है उसको ना लेके आना, बेशक वो कितना ही काबिल क्यों ना हो, क्योंकि जो मेहनती होगा मैं उसको काम सिखा दूंगा। अगर उसके अंदर मिजाज अच्छा है, अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, अगर वो लोगों के साथ मिल के काम कर सकता है, तो मुझे काबिल बंदे ना मिलवाएं, मुझे वो बंदा मिलवाएं जो कि आजिज़ है और जो मेहनती है। शायद मैं बात यकीनन दुरुस्त होगी, लेकिन शायद मैं इससे एग्री ना कर पाऊँ बात से। मेहनत अकेली आपको इस तरह से पे ऑफ नहीं कर सकती जितना मेहनत कपल्ड विद इंटेलिजेंस। एक 10 मन की चट्टान का टुकड़ा, बोल्डर पड़ा हुआ एक, मैं एक आदमी से कहता हूँ कि इसको ज़रा 2 फुट हिला दो। अब वो बेचारा सुबह से शाम तक लगा हुआ है हाथों से धक्का देने, वो 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलता। सही। इसके मुकाबले पे एक इंटेलिजेंट है बंदा जो माइंड अप्लाई करने का आदी है जी, मैं उससे कहता हूँ तो कहते सर अभी मैं कर लेता हूँ, तो 15 मिनट में वो एक लीवर के तौर पर यूज़ करने के लिए उस क्रो बार वो तलाश कर लेता है, उसके नीचे एक बड़ा मजबूत पत्थर रखता है और उस क्रो बार के वो चट्टान के नीचे फंसा के एक हाथ से उसको लिफ्ट करता है, वो 2 फुट आगे चली जाती है। अब उसने ये काम, उसको ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस मिलने से लेके फिनिश होने तक 1 घंटे में काम कर लिया। सही। तो मेहनती होना बड़ी अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन मेहनत के साथ अगर इंटेलिजेंस शामिल हो जाए तो रिजल्ट बड़े खूबसूरत पैदा होते हैं। मेरा तजुर्बा तो ये है। अच्छा, जो इमोशंस हैं शाह साहब, क्योंकि हम बात बार बार इमोशनल इंटेलिजेंस की कर रहे हैं कि सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशंस में बिगड़ती रहती है, कभी कोई क्राइसिस आ जाते हैं, कभी कोई सेल्स अच्छी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर तो ऑर्गेनाइजेशन का जो दारो मदार है वो सेल्स पे होता है। तो जो लोग सेल्स की ख़ास तौर पे काम करते हैं उन पे बहुत प्रेशर्स होते हैं सेल्स को कंप्लीट करने के। बाकी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके तो इतने प्रेशर्स नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कोई रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करने होते, उन्होंने ऑपरेशंस करने होते हैं। तो उस हवाले से उनका कोई, जो आप समझ लें, जो उनका जो पे ऑफ सिस्टम है वो तो डिफ़ाइन होता है। जो सेल्स के लोग हैं इनमें ज़्यादा जो है ना वो प्रेशर होता है सेल्स को प्रोड्यूस करना, टारगेट्स पूरे करना। ये लोग पर्टिकुलरली कोई ख़ास बात बताएं कि ये अपने आप को कैसे कूल एंड काम रखते हुए काम कर सकते हैं। अजीब इत्तेफाक है अली अब्बास साहब कि ज़िंदगी में जितने भी लोगों से आप मिले उनमें जो सेल्स एंड मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते थे जी, उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन और सबसे ज़्यादा प्लेजेंट पाया होगा आपने। वो उसकी एक बुनियादी वजह है, उनका जॉब मोनोटनस नहीं है। वो हर लम्हे नए से नए आदमी से मिल रहे हैं, उसके साथ गपशप कर रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी को रीड कर रहे हैं बगैर उसको जाहिर किए। जी जी, वो उनकी ज़िंदगी में एक तनु रखता है, हर लम्हे एक नई चीज़ आ रही है जी, उसे बोर्डम नहीं होता। वहाँ प्रेशर्स आते हैं, उन्हें टारगेट मीट करने हैं, लेकिन जो टॉप पे बैठा हुआ वो भी तो बेसिकली सेल्समैन है जी, अगरचे अब वो हेड ऑफ दी सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। वो अपने बंदों को देखता है कि वो क्रिपल करने लगे हैं अंडर प्रेशर, तो बड़ी बेतकलीफ से उठता है, उसके कंधे पे इस तरह बाजू डाल के, क्या हो गया है, विल मीट दिस टारगेट, डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल शो योर बर्डन, डोंट वरी। अब वो उसको ये पता लग गया मेरा बॉस जो है मेरा बर्डन शेयर करने के लिए तैयार है, तो उसका खून तो ढेरों बढ़ गया। खून बढ़ गया। सही। आमतौर पर देखिएगा, आप कभी तजर्बा कीजिए कि जो सेल्स के और मार्केटिंग के लोग हैं उनको दूसरे प्रोफेशन, जो दूसरी ट्रेड में हैं लोग, जी जी, उनसे ज़्यादा प्लेजेंट पाएंगे, उनसे ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन पाएंगे उन्हें, और उनसे ज़्यादा तहम्मुल होगा उनके अंदर। उनका जो टेम्पर लूज़ करने का या ब्रेक होने का जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो खासा रेज हो गया होता है।
वो जल्दी नहीं आता, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट उनका। सही। लेकिन शाह साहब जब वो सेल करने के लिए कोई गया ना, कुछ 6-7 जगह पे 8 जगह पे, जब उसको फेलियर्स होते हैं, फेलियर तो नहीं कहना चाहिए, ना हो जाती है, जब उसको ऑर्डर्स नहीं मिलते या वो मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन वो देता रहता है लेकिन उसको वो सक्सेस नहीं मिलती, तो डिसहार्ट फिर बहुत होते हैं। नहीं, ऐसा शायद मैं ना एग्री करूँ आपसे, इसलिए कि मेरा अपना मेजर मार्केटिंग का है। जी जी। इसलिए मुझे इसका शायद थोड़ा अंदाज़ा है कि पहले ही ये सिखा दिया जाता है कि तुम जिस फील्ड में जा रहे हो, आप 100 डोर्स पे नॉक करेंगे, सिर्फ 10 डोर से जवाब आएगा आपको, ठीक। 90 जवाब ही नहीं आएगा। उन 10 घरों से जहाँ से आपको जवाब मिला, उसमें से 2 घर जो हैं वो सॉलिड रिजल्ट लेकर आएंगे और उनमें से भी 1 घर सक्सेसफुल होगा। बाकी तो अब इन टोटल 99 जगहों से तो आपके गए। अब वो पहले दिन से पढ़ भी रहा है, ट्रेन भी इन्हीं लाइन्स पर हुआ है, उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसने सुबह से शाम तक 10 कस्टमर्स को अटेंड किया, एक से भी पॉजिटिव जवाब नहीं आया जी। तो कहता है कि नहीं ये तो नॉर्मल है, तो किताबों में इसीलिए तो लिखा गया। तो इसलिए उनको वो फेलियर ज़्यादा पिंच नहीं करता। हाँ, उनके ऊपर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर उस वक्त होता है जब टारगेट मीट करने हैं, स्टॉक्स पीछे फैक्ट्री में पाइल अप हो गए हैं, प्रेशर आ रहा है मार्केटिंग के ऊपर, सेल्स के ऊपर कि इन स्टॉक्स को निकालो, पीछे जगह नहीं है, इन्वेंट्री ब्लॉक हो गई है, पैसा ब्लॉक हो गया इन्वेंट्री में हमारा, आप इसको डिस्पोज ऑफ कीजिए। अब ये प्रेशर है, लेकिन उसके लिए जो टॉप पर बैठा हुआ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो बैठा है, ही शुड टेक ऑन दीज प्रेशर्स, नीचे वालों को पास ऑन ना करे वो। तो नीचे वालों को वो बड़ा कंफर्टेबल रखता है, उनसे कहता है एफर्ट करो, तो बाहर निकलो, देखो कामयाबी हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो वो उनको हौसला दे के रखता है। बॉस होता किस लिए? शाह इसलिए तो नहीं कि रोप डाल लिए दूसरों पे। हाँ जी, बिल्कुल सही है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है और बुनियादी जो सीखने वाला नुक्ता इसमें यह था कि जब कोई इशू आए, जब कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको तहम्मुल मिजाजी के साथ पानी पिएं, अपने सबॉर्डिनेट को पानी पिलाएं, उसके साथ डिस्कस करें, फ़ौरन से कोई डिसीजन ना लें, फ़ौरन से जो अपने जज्बात हैं उस पर काबू रखें, तो आपके जो मामलात हैं ऑफ़िस के भी, घर के भी, अपने दोस्तों के साथ भी, वो बेहतर होते जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।